अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। और आज का प्रोग्राम हम आगाज़ कर रहे हैं कोरोना वायरस के जो असरात हैं उसके नतीजे में हैरानकुन हद तक और इंतहाई तकलीफ़ और बोझल दिल के साथ आपको बता रहे हैं कि ये तादाद अब 2,20,239 तक पहुँच चुकी है और जो डेथ रोल है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। 4,504 अफराद इंतकाल कर चुके। सिर्फ आज की बात करें तो अब तक 4,142 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टेस्ट की तादाद कम होने के बावजूद भी और 58 अमवात का इजाफा हुआ है, जबकि 3,892 अफराद आज के दिन में सेहत याबी हुए। सिंध में 2,430 नए केसेस आए हैं, 31 अमवात हुई हैं। पंजाब में 1,478 नए केसेस आए हैं, 22 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। 170 अफराद इस्लामाबाद में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एक फ़र्द वहाँ इंतकाल कर गया है। गिलगित बल्तिस्तान में 22 नए मरीज़ आए हैं, 2 अमवात वहाँ पर हुई हैं। आज़ाद कश्मीर में 42 नए केसेस आए हैं, 2 अमवात का इजाफा हुआ है और 24 घंटों में 3,892 अफराद सेहतयाब हुए हैं और अब सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,04,694 पहुंच चुकी है। ये सूरत हाल है मजमूई तौर पर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो दरअसल बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में ये कोरोना वायरस कब तक रहेगा। इस सवाल का जवाब एक वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। जब तक मुस्तनद वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक पाकिस्तान में ये वबा कायम रहेगी। इसका मुस्तनद जवाब यही मिलता है। तो फिर वैक्सीन जो बन रही है, जो अद्वियात बन रही हैं, और ख़ास तौर पर अद्वियात बहुत सारी मार्केट में आई हैं। अमेरिका ने भी 3 महीने की एक पूरी खेप ख़रीद ली है, जो कि बड़ी असरअंदाज होती है, जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन वैक्सीन जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसकी खातिर खा कामयाबियाँ सामने आई हैं। तो आइए ज़रा इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और हमें इन बारे में हमारी रहनुमाई करते हैं। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर इससे पहले कि मैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में बात करूं, पहले तो मुझे सर ये समझा दीजिएगा कि पहले होते थे तकरीबन 30,000 के करीब टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर, अब हो गए हैं तकरीबन 20 से 21,000, लेकिन तादाद फिर भी ज़्यादा है, तादाद फिर भी उतनी की उतनी ही हो गई है और अमवात में भी इजाफा हुआ है। लेकिन कल और परसों से हम देख रहे हैं अमवात में कमी हो गई है कुछ। इसके तनाजुर में स्टैट्स क्या बताती हैं, इसको क्या समझा जाए? थैंक यू मुर्तज़ा सर। देखें, लास्ट उसमें भी प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था, जितना नंबर तो कम हो गया है, जो हमें नज़र आ रहा है वो 4,000 आपने जैसे आज की फिगर बताई, पिछले कुछ दिनों में इससे भी कम रही है जी। लेकिन टेस्ट का फिगर भी कम हो गया हुआ है, टेस्ट भी हम कम कर रहे हैं। सही या ज्यादा हो कोरोना अगर मरीज घर में ही अपना इलाज कर रहा है और टेस्ट नहीं कराता ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजंस, जो कि बहुत सारे हैं, जिसमें से आप ये ले लें कि जी हॉस्पिटल जाएंगे, जो एक वो है कि जी जहर का टीका एक चलता रहा यूट्यूब के ऊपर के डॉक्टर लगा देते हैं। उसके अलावा अगर आप आ जाएं तो आपको ये भी पता है कि जी जो चाहता है मरीज वहाँ पे, तो वो एक तरह से आइसोलेशन में चला जाता है। जब आइसोलेशन में चला जाता है तो घर वाले उससे मिल नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप अपने मरीज को, अपने चाहने वालों को जो अस्पताल में दाखिल हो, एडमिट हो, उनको जाके देख भी ना सकें। बात करना तो दूर की बात है, आप उनको देख भी नहीं सकते वो किस हाल में है, ऑक्सीजन लगी है नहीं लगी, सही है कि नहीं है। इसी तरह जो घर वाले हैं जो कांटेक्ट में होते हैं उस मरीज के साथ, वो घर में आइसोलेशन में होते हैं। वो एक टेंशन जो हॉस्पिटल में मरीज है उसकी है, और ऊपर से जो घर में बैठे हुए हैं उनकी अलग एक स्ट्रेस चल रहा होता है। तो ये इतने सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। फिर वो जो तदफीन वाले हैं और जनाजे वाले जो सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं चीज़ें, वो अलग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो इस टाइम पे सिम्टम्स होने के बावजूद वो घर से निकल के टेस्ट नहीं कराते, दे प्रेफर टू स्टे एट होम। अब इसकी वजह से आपको हो सकता है कि नंबर कभी कम नजर आएगा, जी नंबर तो कम हो गया है, 2000 और 3000 के दरमियान में भी गया है, पिछले दिनों नंबर काफी कम हुआ था, ये आपको हो सकता है नजर आए। लेकिन कोरोना वायरस यहीं पे मौजूद है। उसका आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी हमने कोई, क्योंकि देखें 2 या 3 रीजंस हैं जिससे कोरोना खत्म हो सकता है। नंबर 1 इज हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी उस टाइम पे आएगी जब आपकी 60% आबादी जो है वो इससे इन्फेक्ट हो जाएगी। इन्फेक्ट होने के बाद इम्यूनाइज हो जाएगी। 60% आबादी का मतलब है 24 करोड़ को ले तो मेरे ख्याल है 14 करोड़ बनेगी। 14 करोड़, ठीक है। आपका मेरे दुनिया में अभी तक जो फिगर है वो टोटल मिला लें तो 1 करोड़ नहीं है।
अगर है तो शायद अभी अभी क्रॉस हुआ हो पूरी दुनिया का। ठीक है, ठीक। तो हमें यहाँ से पाकिस्तान में 14 करोड़ चाहिए इन्फेक्ट हुआ हुआ 60% आबादी के हिसाब से, जो कि इन्फेक्ट होने के बाद ठीक हो जाए, इम्यूनाइज हो जाए। तो टाइम पॉइंट इसमें आपको तकरीबन 7 से 10 साल लगेंगे अगर वैक्सीन नहीं आती तो। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज आ जाती है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, वैक्सीन आपके पास अभी नहीं है, तो दूसरी चीज जिससे नंबर कंट्रोल हो सकते हैं दैट इज कि आपकी इतनी अच्छी और एग्रेसिव टाइमली अप्रोच थी इसको क्रब करने के लिए, इस वैक्सीन, इस जो आपकी है इन्फेक्शन, आपने उसको इतने अच्छे तरीके से कंटेन किया, एग्रेसिवली उसको किया, लॉकडाउन्स किए, बिल्कुल जैसे जिन मुल्कों ने कंट्रोल किया उन्होंने लॉकडाउन से किया है। बाकी किसी भी मतलब अगर आप देखें तो जिसकी भी अप्रोच है बड़ी एग्रेसिव किस्म की अप्रोच है। अगर हमारी अप्रोच देख लीजिए तो हमारा मुल्क तो उस टाइम पे हमने लॉकडाउन खोला था जब हमारा नंबर अभी स्टिल ऑन द राइज, मतलब हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। ईद पे सबने शॉपिंग की, सारा कुछ किया, अभी भी मुल्क खुला हुआ है। तो आपकी कोई भी जो पॉलिसी है जिसको आप लेंगे, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जी अग्रेसिव और टाइमली पॉलिसी थी, अदर देन के जो शुरू में हमने जो पहला जो लॉकडाउन किया था उसको आप कह सकते हैं कि टाइमली लॉकडाउन था, अगर उसको कंटिन्यू किया जाता तो डेथ का टोल और भी कम हो सकता था और नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो हमारा चल रही है और भी कम हो सकता था। अच्छा सर, जो जिसको छोटी ईद कहा जाता है उसमें शायद हमारे पास मार्जिन था कि हम उसको कंट्रोल कर लेते, क्योंकि हर शख्स के पास कपड़े हैं, जाहिर है अगले दिन ईद थी, ईद को सेलिब्रेट कर लिया जाता और उसके बाद दिन गुजर जाता और चीज़ें गुजर। सर अब जिस खतरे की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ, मुख्तलिफ एनालिसिस के अंदर भी मैं बता रहा हूँ कि असल में एक स्पेल आएगा जो अगस्त के एंड तक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 28, 30, 31 तारीख को, शायद किसी भी तारीख को बकरीद हो और उससे 4-5 दिन पहले से ख़रीदारी शुरू हो जानी है, मंडियों में जाना शुरू हो जाना है और वहाँ पर SOP के अमल दरामद तो नामुमकिन वाली बात है। कितने को पुलिस एहलकार आप रखेंगे, जानवरों को छूना है, अफराद को छूना है, करीब से गुजरना है, रश बहुत ज़्यादा होना है, अब तो मंडियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी तो क्राउड भी बनना है, कुर्बानियाँ सब ने करनी, गो कि कम कर लेंगे नहीं कि करनी सब ने है। उसी तरह का एक क्राउड जो पहले शायद छोटी ईद पर ना हो सका, उससे ज़्यादा वर्स क्राउड अब हो सकता है। और फिर जब कसाईयों ने घर आना है, फिर उसके बाद गोश्त बांटना है, लोगों से मिलना मिलाप करना है, तो शायद अब जो स्पेल आएगा अगस्त के एंड दरमियान में वो शायद इससे भी बड़ा स्पेल हो। क्या आप इस बात को सेकंड करते हैं एज एक्सपर्ट ऑफ दिस डिजीज? देखें मुर्तज़ा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये SOPs जितनी अभी तक हमने बहुत सारी SOPs देखी हैं ड्यूरिंग द ये जो टाइम ड्यूरेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम February 26 जब हमारा पहला केस आया टिल टू डेट, बहुत सारी SOPs आई हैं और उस SOPs के बावजूद चूंकि उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप देखें, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में SOPs जो बनाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट के लेवल पे बनती हैं, जो सूबाई गवर्नमेंट्स के लेवल पे बनती हैं, उनको अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो नहीं है। लोग सड़कों पे बाहर फिर रहे हैं। आपने कह तो दिया मास्क पहने, आपको भी लोग मिल जाएंगे जो बगैर मास्क के बाहर फिर भी रहे होंगे और इकट्ठे बैठे हुए भी होंगे। तो जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है SOPs की, तो आप जितनी मर्जी SOPs बना लें ये बकरीद के लिए, डेफिनेटली लोग जाएंगे, जानवर भी खरीदेंगे, मंडियां भी लगेंगी, SOPs जो हैं वहाँ फॉलो नहीं होंगी। आप कितना मतलब आप अगर मंडी के अंदर कभी आप जाएं तो आप देख लें, मंडी एक छोटी सी जगह नहीं है, एक बहुत बड़ी जगह है। आपको एक बहुत बड़ी नफरी चाहिए वहाँ पे। अगर SOPs को इम्प्लीमेंट करवाना है तो आपको पुलिस की एक नफरी चाहिए जो वहाँ कंट्रोल करे। आवाम जो है उस जब उनको पता होगा कि जी यहाँ पे हमें फाइन भी हो सकता है, पुलिस भी खड़ी भी, हमें चेक भी कर रहे हैं, मास्क भी चेक हो रहे हैं, सैनिटाइजेशन का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो शायद उसको वो फॉलो करना शुरू कर दें। वरना हमारी तो क्या ये मुमकिन लगता है आपको कि पाकिस्तान जैसे शहर में ऐसा होगा? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि SOPs को इम्प्लीमेंट करवाना अभी तक तो हम नहीं करवा पाए। अभी तक अगर आप देखें तो कोई भी SOPs मैंने नहीं देखी कि जो कि आपने बनाई हो, गवर्नमेंट ने बनाई हो और वो फॉलो हुई। सर एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या जी जो कोरोना वायरस है वो इफेक्ट करे, क्योंकि जानवरों में अभी तक कोई शायद उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ केस कि जानवर कोरोना वायरस से मर गया है या कोरोना वायरस से उसकी डेथ हुई है, लेकिन जानवर की स्किन के ऊपर तो, या वो बाल किसी छतरे के, ये जिनके बालों वाले होते हैं, ऊन जिसके ऊपर चढ़ी होती है, उसके ऊपर जाहिर है हर बंदा चेक करता है उसको हाथ रख के, इसका कितना वजन है, कैसा है। वो घर में आना है और घर में ना भी आया तो जाहिर है लोगों ने अपने घरों में बांधना है, बाहर तो नहीं बांध सकते उसको।
ये जो चेन बनेगी ये कितनी खतरनाक हो सकती है अगर हम एसओपी पर अमल दरामद करवा भी लें और मास्क पहनवा लें, ग्लव्स पहनवा लें, लेकिन अल्टीमेट उस छतरे ने या बकरे ने या गाय ने या भैंस ने उसने घर आना है, और तो ये चेन कितनी खतरनाक हो सकती है? देखें मुर्तज़ा, इसमें जो अगर आपको याद हो तो शुरू में आया था बहुत ज़्यादा, मतलब जब स्टार्ट हुई थी ये बीमारी तो उस टाइम पे बहुत सारी सरफेसेस के ऊपर जो ड्रॉपलेट जो गिरता है जिससे इन्फेक्शन आगे फैल सकती है, उसका जिक्र था कि इस सरफेस पे ये 2 घंटे रह सकता है, जो मेटल की सरफेस है उस पर 12 से 14 घंटे जो सबसे ज़्यादा जो रहता था वो मेटल की सरफेस पे था। इसी तरह जानवर के ऊपर जो बाल हैं, अगर कोई बंदा वहां से गुजर रहा है और खांस रहा है और उससे जो भी उसके मुंह से जो कतरे निकलते हैं वो उस जानवर पे गिरते हैं उसके ऊपर, और दूसरा बंदा आके उसको हाथ लगाता है उस जानवर को चेक करने के लिए, जिस तरह हमारे यहाँ चेक किया जाता है, मुंह खोल के दांत चेक किए जाते हैं, सारा जानवर को देखा जाता है कुर्बानी के लिए, वो करता है और उसके हाथ पे लग जाते हैं और उससे आगे इन्फेक्शन जो है वो उस तक पहुंच सकती है, बिल्कुल इसमें पहुंच सकती है। अगर वो अपनी आंख को, चेहरे को हाथ लगा लेगा, मास्क को हाथ लगा लेगा तो चांसेस हैं कि वो होगा। ये एक चेन बन सकती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए भी एसओपीज बनाई जाएं। जानवरों में से जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत है पुराना, उसमें बिल्लियों में शायद साउथ कोरिया में या हांगकांग में बिल्लियों में कहा गया था कि जी शायद ये सरवाइव करता है लेकिन इन्फेक्ट नहीं करता, मतलब उसमें सिम्टम्स नहीं होते, उसमें वो कैरियर बन सकती हैं। लेकिन इसके अलावा वो कोई आगे उसके ऊपर को बहुत ज्यादा नहीं आता, मतलब 1 या 2 स्टडीज थी, इसके अलावा नहीं। सही। तो मैं इनके मुतालिक आपको कोई बता नहीं सकता कुर्बानी के जानवरों पे, लेकिन डेफिनेटली वो जो सरफेस है उसके ऊपर ड्रॉप, ये जिन पॉइंट्स का डॉक्टर साहब हमने जिक्र किया है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एसओपी बनाने के लिए। मैं आपसे सजेशंस भी लूंगा किसी अगले प्रोग्राम के अंदर कि जब जानवर खरीदने के लिए जाए तो जाहिर है हम ग्लव्स पहन के या मास्क पहन के और घर में आने से पहले घर से बाहर ही या एक जगह पर हम कपड़े चेंज कर लें, शावर ले लें तो घर के अंदर आ जाएं। तो जानवर को इस वायरस फ्री करने के लिए हमें क्या तरीकाकार करने पड़ेंगे, इसके लिए मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन अब जरा वैक्सीन के बारे में सर बता दीजिएगा। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल रहा है कि वहां से जो वैक्सीन बन रही थी उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ जर्मनी से, कुछ जापान से भी आवाज आ रही थी। को हमें जरा क्लियर कर दें कि वैक्सीन की क्या पोजीशन है, क्योंकि उसके बगैर, उसके बनने के तक तो कोरोना मौजूद है। हाँ जी मुर्तज़ा साहब, इसमें जो वैक्सीन्स पे जो इस टाइम पे जो 3 मुल्क हैं जिनमें आप कह लें कि मुकाबला है कि कौन वैक्सीन पहले ले आएगा। एक है अमेरिका जिसमें मॉडर्ना की वैक्सीन का हम काफ़ी पहले बात कर चुके हैं। दूसरी है ऑक्सफोर्ड की जो यूके से है, ये है इनकी आगे कोलैबोरेशन हुई है एस्ट्राजेनेका। ठीक है। टाइम पे दुनिया में ये तीनों चल रही हैं जो कि ह्यूमन ट्रायल्स पे जा रही हैं। जो मॉडर्ना है उसका पहला डॉक्टर साहब मॉडर्ना आपने बताया, ऑक्सफोर्ड का बताया, तीसरे में शायद सिग्नल ड्रॉप हुए, तीसरी किसकी बताई आपने? चाइनीज वैक्सीन, चाइना से। ठीक है। तो अब इसमें रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है और हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया। मैं चाह रहा था कि इसके बारे में पता चल जाए, लेकिन ज़्यादातर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अमेरिका का ज़्यादा फास्ट चल रहा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी जो खबरें आ रही हैं वो भी बहुत अहम है। उधर से चाइना की, ये तीनों का एक मुकाबला है और हर शख्स मेहनत कर रहा है कि किसी तरीके से ये वायरस इनसे निकले, क्योंकि तीनों ही इफेक्टेड है और अच्छे खासे इफेक्टेड है। ज़ाहिर है चाइना, फिर उसके बाद बरतानिया, अमेरिका, तो ये जिसके पास भी आएगी, दुख और अफसोस ये है कि अल्टीमेट हमें ख़रीदनी ही पड़ेगी। शायद चाइना हमारी इसे बनाने के लिए, एंटीडोट को मज़ीद मल्टीप्लाई करने के लिए, हमारी रिसर्च के लिए मदद कर दे कि आप इसे इधर भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ फर्म्स को भी हायर कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट लेवल पर भी कुछ शायद कर सके, लेकिन हमारे पास कुछ लैब ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की लैब ही नहीं है। अल्टीमेट हमें ख़रीदनी ही पड़ेंगी और वो बहुत महंगी भी हो सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा जिक्र करते हैं वज़ीर आला पंजाब का तोड़ फोड़ का मामला है, उसके लिए मुतहर्रिक भी हुए हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के एमपीज़ ने उनसे मुलाकात की है, और पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मुलाकात की है। उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। गुज़श्ता रोज़ खबर आई और खबर आज भी गर्म रही कि वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन के कुछ एमपीएस से उनकी मुलाकात हुई है। यूँ कहिए कि वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन में तोड़ फोड़ के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकन यानी 7 रुकान ने मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून ने क़यादत से कानूनी कार्रवाई के लिए इजाज़त मांगी है और मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली
मियाँ जलील अहमद शरखपुरी हैं, अशरफ अली अंसारी हैं, निशात अहमद डाहा, वो आपको याद होगा कि पहले भी ये मुलाकात की है और इनकी बड़ी रिजर्वेशन रही है। उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की। मौलाना गयासुद्दीन, अजहर अब्बास, मोहम्मद फैसल खान न्याजी भी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। फिर पीपल्स पार्टी के गजनफर अब्बास गंगा, वो वज़ीर आला से उन्होंने मुलाकात करने वाले अपोजिशन के ग्रुप में शरीक हैं। अब ये 7 अफराद के बारे में बड़ी हलचल मची हुई है और इसके ऊपर नून लीग भी अच्छा खासा गुस्से का इजहार कर रही है। यहाँ तक कि उस्मा बुखारी साहिबा ये कह रही हैं कि अब अगर इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है तो फिर ये अपोजिशन के बेंचेस पर ना बैठें या नून लीग के बेंचेस पर ना बैठें, उनके साथ ना बैठें, और अब नेक्स्ट टाइम जो सेशन होगा और अगर ये वहाँ बैठेंगे तो रिटेलिएशन दी जाएगी। ये मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। जब इनसे बात की जाती है तो पता चलता है कि उनकी रिजर्वेशन सिर्फ तरक्याती फंड वो मामलात हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती और उनके इलाकों के अंदर से उनको बहुत ज़्यादा रुसवाई का सामना करना पड़ता है, रिटेलिएशन होती है और उनकी पार्टी उनकी बात नहीं सुनती है। तो इस वजह से वो वज़ीर आला पंजाब से मिले हैं और उनके आगे मामलात और रखते हैं। ये जो अपोजिशन अरकान पहले भी 2 बार वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके हैं और इन अरकान पंजाब असम्बली को इनकी पार्टी क़यादत की जानिब से शोकोज़ नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। शोकोज़ नोटिस के जवाब में अरकान ने आइंदा इजाज़त के बगैर मुलाकात ना करने का यकीन भी दिलाया था। अब इस पर उस्मा बुखारी साहब ने बताया कि हमारे 6 MPs ने बगैर इजाज़त वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है, क़यादत को आगाह कर दिया और कार्रवाई की इजाज़त भी मांगी है और जल्द इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। आसिम नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे भाई सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासी अमूर और ख़ास तौर पर मुस्लिम और गवर्नमेंट को बड़े करीब से इनके मामलात को समझते हैं। सब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, क्या यही वजूहात हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है अपनी पार्टी में, ख़ास तौर पर ये जो 6 नून लीग के और पीपल्स पार्टी के हैं, और जब वो अपने हलकों में जाते हैं तो उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है, कोई तरक्याती काम उनके इलाकों में नहीं हो रहा है, सिर्फ यही वजह है? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये सर इशू ये है कि सियासी तौर पर जब देखा जाता है तो जोड़ तोड़, एक तो 2-3 सीजन होते हैं। एक होता है कि आप जब जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं तो हुकूमत जो बना रहा होता है वो जोड़ तोड़ करता है और खासतौर पर जब उसकी मेजोरिटी बहुत कम हो और अगर कोई मामलात इसी तरह अपोजिशन के लोगों को तोड़ते हैं तो वो मेन उसकी वजह यही होती है कि कितनी स्ट्रेंथ कम हुई होती है और उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो अपोजिशन के अंदर दरार डालते हैं। ठीक है। तो इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि बेशक तरक्याती मनसूबों को के हवाले से उन्होंने मुलाकात तो की है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये तीसरी इनकी मुलाकात थी और इस हवाले से अशरफ अंसारी के जो बड़े भाई हैं, गो के वो तरीके इंसाफ में पहले से ही हैं और अशरफ अंसारी वो मुस्लिम नून में है और गुजरावाला की सीट से हैं कि उनके भाई को सीट नहीं मिली थी, नून लीग से टिकट नहीं मिली थी तो वो PTI में चले गए थे और वो मेन इसके अंदर तमाम कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में इस वक्त अगर हम ये बात करें कि ये क्यों मिले हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो वजह अभी तक वो नज़र आ रही है वो यही है कि इन हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अगर वफाक में थोड़ी सी खतरे में है तो नीचे भी उन्हें जो इत्तेहादी खास तौर पर मुस्लिम लीग काफ की नाराजगी की वजह से अगर कोई डेंट पड़ता है तो वो अपना वोट बैंक इस्तेकाम में लाने के लिए लोगों को बुला रही है। और इस तरह की खबर क्योंकि ये ना 3 मरतबा ये कोर्ट हुई है, मीडिया में आई है, उसके अलावा मैं आपको ये बड़ी कंफर्म बता रहा हूँ कि ये तमाम अफराद जो हैं ये 3 नहीं बल्कि मेरा ख्याल है ये 300 बार मिले होंगे और जो मिल चुके हैं उसकी वजह ये है कि इनके हर काम हो रहे हैं इनकी मर्जी से, इनके इलाकों में DPO वगैरह लग रहे हैं इनकी मर्जी से, वहाँ पर जो भी काम है हर काम इनका हो रहा है, इन्हें तरक्याती बजट मिल रहा है, ADP में इन्हें खासतौर पर जो है एलोकेशन हुई और इस हवाले से ये तमाम जो मामला हैं ये मुस्लिम नून की क़यादत खासतौर पर शहबाज शरीफ के इल्म में है। और जहाँ तक इनका सियासी मुस्तक़बिल मुस्लिम नून के साथ क्या है तो ये तो एक चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये इलेक्टेबल टाइप जो इनके ये अफराद हैं, गयासुद्दीन भी जो पहली मरतबा जीत के नहीं आए, पहले भी जीत के आए हैं, अंसारियों की भी अपनी उनका पक्का वोट बैंक है, इसी तरह डाहा जो निशात डाहा है उनका भी बड़ा पक्का जो है वोट बैंक है। और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के हैं गजनफर और दीगर जो अफराद हैं मुस्लिम लीग के, तो इनके अपने वोट बैंक तो है और इन्हें ये पता है कि हमने अपने लोगों के अगर मसाइल हल ना किए तो हमारा वोट बैंक वो मुतासिर होगा। और मुस्लिम लीग नून या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें भी पता है कि ये इलेक्टेबल है तो हमने इन्हें अपने हाथ में भी रखना है। ये तो सारे इलेक्टेबल्स हैं, सारे इलेक्टेबल्स हैं साथ के साथ बिल्कुल जी, साथ के साथ इलेक्टेबल्स में ही आते हैं। जिस तरह
एक 2017 में बना था, जनवरी 17 और 18 के अंदर बना था, 17 के आखिर में और 18 में सामने आया जुनूबी मिजाज महाज। तो ये उसी तरह का एक इनका ग्रुप बन चुका हुआ है और इन्होंने आने वाले दिनों में इन लोगों ने फैसला करना है कि इन्होंने कहाँ पर रहना है। बिल्कुल सही। मुस्लिम लीग नून नहीं ये फैसला करेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून शायद फैसला कर चुकी हुई है कि इन लोगों को उन्होंने टिकट शायद वो ना दे। 2-3 लोग पे हैं जिनमें लिचादा, जलील शक्कुरी, उसके अलावा गयास मौलवी गयासुद्दीन और दीगर जो है, ये 3 अफराद के हवाले से उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने इन्हें अब टिकट नहीं देनी, क्योंकि इनके मीडिया में बयान आता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आप अपने आर्काइव में निकाल सकते हैं, जिस दिन बजट शुरू था मुस्लिम लीग नून ने स्पेशली जो तस्वीरें अंदर से, क्योंकि तमाम तो सरकारी कवरेज हो रही थी इस मरतबा कोरोना के बाइस, तो जो तस्वीरें उन्होंने अपनी शेयर की हैं अपने एहतजाज की, स्पेशली उन्होंने तस्वीरें उतरवाई मौलवी गयासुद्दीन की, अशरफ अंसारी की, जिनमें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और उस पर महंगाई के और दीगर तमाम मामला पे हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और नारे भी कर रहे हैं। उनकी वीडियोज हैं, उनकी ये कि अभी हम पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि सियासत कितनी बेरहम है कि एक तरफ वो हुकूमत को गालियां भी डलवाई उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उन्होंने इलेक्टेबल्स होने का ये फायदा ये होता तो है, ये एक प्रेशर ग्रुप बन जाता है, इलेक्टेबल्स हमेशा बन जाते हैं। लेकिन ये कहिएगा कि अब पार्टी पीपल्स पार्टी और नून लीग है, वो क्या एक्शन कर रहे हैं इनके खिलाफ? कोई है प्लान किया उन्होंने? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो पीपल्स पार्टी की इस वक्त पंजाब में जो कहा जाए कि वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और उनकी एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो इन जफर अब्बास के वो अभी तो वो उठाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम ये लोटे हैं और इन्हें हुकूमत को करना चाहिए। तो एक सियासी जो बयानात है वहां तक तो ये मामला है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में अभी ना पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो इनके खिलाफ किसी किस्म को मूव करे, तो ये रहेंगे तो पीपल्स पार्टी में रहेंगे। हाँ, जहाँ तक रही नून लीग की, तो नून लीग को, क्योंकि अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि माइनस की हवा चल रही है, शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद भी कह दिया कि माइनस को कोई हो भी जाए लेकिन ये नहीं छूटेंगे, तो अगर तो माइनस की तरफ मामला जाता है तो जो नंबर गेम है तो वहां पर उन्हें चाहे ये वजीर आला से मिले या वजीर आजम से। इसके आसिम कितने चांसेस है, आसिम इसके कितने चांसेस हैं कि ये 6 या 7 अफराद पीटीआई में शामिल हो जाएं या अपोजिशन बेंचेस से उठ के हुकूमती बेंचेस पर आ जाएं? इसके कितने चांसेस हैं? इसमें 0% चांसेस है। अच्छा, नहीं आएंगे ये ना ये हुकूमती बेंचों में जाएंगे। हुकूमती बेंचों में जाएंगे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बाय द जाहिर पार्टी को इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल ठीक है। जो उसके अलावा और अगर ये तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये किसी सूरत नहीं जाएंगे। इन्हें अगर डिस्क्वालीफाई कराना होगा तो एक इनके लिए एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी डिस्क्वालिफिकेशन की, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। वो कब लगती है, कब फैसला होता है। अच्छा, वैसे आसिम ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये बन रही है कि अगर पार्टी इनको बेदखल करती है पार्टी से तब भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, अगर ये पार्टी में मूव करते हैं, चेंज करते हैं तब भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो नून लीग की 6 सीटें तो कम हो गई, वो और प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। यानी उनके खाते में आए ना आए पीटीआई के, लेकिन नून लीग का जो प्रेशर ग्रुप बनना था वो कम हो गया। ये बात दिलचस्पी लग रही है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसीलिए नून लीग कभी भी इन्हें ये सिर्फ बयान देंगे, बिल्कुल सही, कि किसी सूरत भी इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करवाएंगे। बिल्कुल सही। इस वक्त उन्हें तो एक बंदे की जरूरत है। बिल्कुल। अगर उन्होंने बाहर के किसी बंदे को मिलाना होगा तो वो पहले इन्हें मना लेंगे, इनकी मिन्नत सर्वे कर लेंगे, ठीक है हम अगली आपको टिकट भी देंगे, ठीक है, आपने वहाँ से गवर्नमेंट से फंड ले लिया, कोई बात नहीं, हम आपकी तलाशी करते हैं। बड़ा प्रेशर ग्रुप है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखें ना, आप आर्काइव से बेशक इसकी जिस दिन पंजाब असम्बली का बजट पास हुआ है और उस दिन बाकायदा तौर पर उनकी तस्वीरें इनकी जारी की गई, और मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि शायद इसीलिए ये 2-4 लोगों को दिखा रहे हैं कि ये प्रेशर ग्रुप थे, आज ये मीडिया में इनकी तस्वीरें चले तो यही प्रेशर जाएगा, ये हमारे साथ। लेकिन हमारे बड़ा पॉइंट सीएम हाउस के जो हमारे जराए हैं सेक्रेटरिएट के, वो उनका ये कहना है कि ये तो आए रोज ही वहां पर होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा ये सैकड़ों बार इनकी मुलाकातें। मैं समझ गया। एक आखिरी सवाल, क्योंकि 1 मिनट मेरे पास बाकी बचा। आसिफ भाई, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने रेज कर दी है। ये जो शहबाज शरीफ साहब है ये खामोश है, ये क्या वजह है? देखिए, शहबाज शरीफ इस वक्त जिस तरह आके उन्होंने पहले अपनी मूवमेंट शुरू की और उसके बाद
खासतौर पर जो एडवेंचर हुआ नैब का और फिर वो उसके बाद गायब हो गए अपने घर से और फिर उन्हें इस वक्त वो जो है जमानत पर वो बाहर बैठे हुए। नैब की पूरी कोशिश है कि किसी तरह उनकी जमानत जो है वो खत्म हो जाए और वो उन्हें हमें मतलब फिर गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस हवाले से वो बाकायदा तौर पर बार बार चेयरमैन नैब भी और दीगर तमाम जो है वो कह भी चुके हैं। तो इस वक्त उनकी यही है पहली प्रायोरिटी यही कि वो सियासी तौर पर जो है अपने आप को सिक्योर करें और शायद अगर कोई मूव चलेगी, अगर कोई माइनस की मूव चलेगी तो ये बड़ी आपको रैपिडली आपको नजर आएगा पाकिस्तान की सियासत में। अगर होगा तो ये नहीं है, अगर कैलकुलेशन वो करने के लिए शायद खामोश हो, अपने वो पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो उस हद तक काफी हद तक कामयाब हो गए हैं कि जो पिछले दिनों उनकी मूव बनी हुई थी जून के अंदर के वो गिरफ्तार होने लगे हैं। बिल्कुल सही। अभी मुझे ये लगता है कि शायद वो अगस्त तक एक ये बड़ी ईद जो है ईद कुर्बान तब तक तो कम से कम वो शायद मुझे बाहर नजर आ रहे हैं। I got you, आसिफ, I got your point. Thank you very much sir, thank you very much. आप बिजी थे, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जिक्र करते हैं। वो खुद से ही -1 फार्मूले की बातें कर रहे हैं और इस पर सियासी तज्जियाकार यहाँ तक के ऑपोजिशन वाले वो भी हैरानी का इजहार कर रहे हैं। जरा इसके ऊपर एनालिसिस लेते हैं कि वो क्यों बातें कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। -1 की आवाज़ें आई और वो खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दी और उनकी काबीना के बाज़ अरकान की तरफ से या खुद -1 फार्मूले की बातें हुई हैं और इन बातों की वजह से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। तज्जियाकार ये हैरानगी शो कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का जिक्र खुद हुकूमत की जानिब से क्यों किया जा रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ कहती है कि बातें अपोजिशन को सुनाई जा रही हैं, बल्कि उनको नहीं सुनाई जा रही, किसी और को सुनाई जा रही हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल उठ रहा है, एक तो ये खुद से क्यों कर रहे हैं और किसी और का क्या मतलब है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 30 जून को कौमी असम्बली की इजलास में अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि अगर उनके ओहदे से हटाकर -1 फार्मूले पर अमल दरामद हो भी गया तो दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। अब इसके ऊपर अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कल भी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में शायद खान अब्बास साहब ये कह रहे थे कि -1 पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल नहीं कर सकता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इस पर पूरी की पूरी पार्टी -1 करके भी पूरी पार्टी शेक हो जाती है। तो मैं आपको ख्वाजा साद रफीक साहब का एक गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिसमें उन्होंने इस -1 से मुतालिक बात की है, यानी वो नून लीग अपोजिशन में है, इख्तिलाफ की जमात है, तो ज़रा वो सुनाए क्या कहते हैं। वो मुल्क को माइनस करने के चक्कर में उससे बचना जरूरी, उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इमरान खान को गिराना तो फिर उसके बाद क्या करना है ये भी इस पर सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बाद अगर वो चले जाते हैं तो क्या सूरत बनती है, क्या मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, क्या कोई कौमी हुकूमत बनेगी, क्या कोई नो कॉन्फिडेंस होगा, क्या बनेगा। जहाँ ले गए हैं इस मुल्क को, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर ये किसी को ऑफर की जाए कि तुम ये हुकूमत ले लो तो वो इस हालत में ले लेगा। अब आपने एक ढोल गले डाला है तो उसको बजाएं खुद ही, या फिर पहले अपनी शिकस्त तस्लीम करें कि हमने जालसाजी की, हमें लोगों ने वोट नहीं दिए थे, हम धोखा दे के साजिश करके आए थे, हम बैठ गए आगे पाकिस्तान पर। ये वो कह रहे हैं। पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन और तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। सर ये समझाइएगा कि ये सिचुएशन क्या बन रही है, ये -1 की आवाज़ें कहाँ से आ गई हैं, ये खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब को या उनकी कैबिनेट मेंबर्स को क्यों कहना पड़ रहा है। देखिए, नंबर 1 सर, in comparison to the rest of the political leadership जो हमने पाकिस्तान में over the years देखी है, इमरान probably आपको नजर आएगा that he doesn't care. If you think कि आप चाहते हैं कि इमरान को हटा के आप कोई वो एलिस इन वंडरलैंड को लेके आ जाएंगे तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। सो उसने अपना बिल्कुल एक क्लियर व्यू पॉइंट दिया है। बट ऑन द अदर हैंड इमरान खान जो है PTI, let's put it this way, PTI without Imran Khan is 0-0। जिस नवाज शरीफ को कहते हैं, जिस तरह आप जरदारी को कहते हैं, जिस तरह आप MQM को कहते हैं, या ANP को आप कह देंगे, या मौलाना फजल रहमान को आप कह देंगे, तो इमरान खान is a force, he is your prime minister, and we should be, I think, running more towards a positive end rather कि -1 हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, -1 करके क्या होगा। तो पार्टी लाइन तो वही है ना, पार्टी लाइन ने तो वही रखना है कि भाई जो जिसने गलत किया हम तो तुमको सब पकड़ेंगे। यू थिंक द पार्टी लाइन विल चेंज? नो, आई डोंट थिंक सो। एंड प्लस द फैक्ट this party is not going anywhere without Imran. So let's cut out the commercials and let's work on something more positive. ये जो बीच में आ जाते हैं ना जी, आपने देखा है पहले वो जहाज खड़ा है, वो वहां से जाने वाला है, वो इधर से आ रहा है, ये मुल्क छोड़ के जा रहा है, ये हमारा एक
थर्ड या आप कह लो फिफ्थ कॉलमिस्ट होते हैं जो कि हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक चीज बता दो, देखो आई एम नो सपोर्टर ऑफ एनीवन, मेरे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ को एक क्रेडिट पॉइंट देता हूं कि नंबर 1, ये जिस हालात से या जिन हालात से ये पेंडेमिक के साथ, उसके बाद एक इकोनॉमिक रिसेशन के बाद ये स्लोली अपने विंग्स को गैदर कर रहे हैं, और आपके जो वो विंग्स में बैठे हुए गवर्नमेंट इन वेटिंग, दे आर कॉलिंग फॉर डिजास्टर्स देमसेल्व्स। व्हाट विल दे अचीव आउट ऑफ इट? मुझे तो बड़ा याद है कि नवाज शरीफ ने 2013 के अंदर वो जब वो मैनिफेस्टो लेके आए तो नीचे उतर के आ रहे थे, तो ये नजम सेठी और ये जा रहे थे। मुझे तो पता नहीं है कि मुझे हुकूमत लेनी भी चाहिए नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो बेड़ा गर्क कर छोड़ दिया है। एंड आई मीन दोज वर द काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स बिफोर गेटिंग इनटू पावर। सो उसके बाद अब आप देख लो, सो द क्वेश्चन इज, ये जो गवर्नमेंट आई है, ये इसकी बनाई हुई कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना जनाब, ये आप इनहेरिट करके लेके आए। ये बात तो ठीक कर रहे हैं वो जी, ये बात तो ठीक कर रहे हैं वो कि भाई हमें आपने इनहेरिट करके हमें आपने दिए, अब हम उसको ठीक करें कि आप पहले नई चीजें बनाएं। बात तो सही है। और गुलाम मुर्तजा यही चीज वो चाह रहे हैं कि अगर ये पीटीआई फेल होती है तो फिर ये इनहेरिट करेंगे, फिर ये क्या कहेंगे, ओ जी पीटीआई ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। भाई, let the continuity fashion come into operation. We've got to be working on a more nationalistic viewpoints, जो कि unfortunately हम नहीं कर रहे। देखो, पाकिस्तान, आपके पास एक imminent threat है from India right now. आपके पास terrorism emanate कर सकती है from बलोचिस्तान। आपके पास हर किस्म का एक, आप कह लो कि एक एपिडेमिक और को रेज हो सकता है। आप क्या कर रहे हो? लोकस्ट आपके पास आ गए, डिड यू नो दैट? आपकी फसलों को हुआ है। So we've got to keep everything in perspective. Everybody wants to come into the corridors of power for what? Please tell me for what? You want to become an MLA, but what are you doing in your constituencies? आपको जाता है, कुछ सर्जरी करता है अपनी constituency के अंदर? No, and yet they want to come along and hound Islamabad. हाँ जी, इनको हटा दो, इसको लगा दो, उसको भी कर दो। No, यही तो एक हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है। We don't work as one. We work as individuals. I'm sorry, ये इंडिविजुअलिटी को खत्म करो and collective आप काम करो इस मुल्क के। ठीक, इसमें सर 2 चीज़ें हैं। मैं जितना समझा हूँ, मैंने सारी तकरीरें सुनी, 3 तकरीरें कर ले, कि शाइया की भी साथ में ऐड कर ले, 2 पार्लियामेंट में हुई। अच्छा, वो उसमें एक जुमला बोलते हैं इमरान खान साहब, वो कहते हैं ये 6-7 लोग मुझे हटाना चाहते हैं या मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, यानी कि वो दरअसल ऑपोजिशन को कुछ नहीं समझ रहे। और ये भी बात तय है कि वो ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने के लिए तैयार भी नहीं है, वो खुद से इंडिविजुअल से कर रहे हैं। अच्छा, इस तनाजुर से देखा जाए, इस प्रिज्म से देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि शायद वो किसी और से बात कर रहे थे, ये सब कुछ शायद वो पार्टी से बात कर रहे थे, या शायद किसी सेकंड पावर से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ये देखा जाए तो लग तो यही रहा है कि भी वो डायरेक्टली ऑपोजिशन को जवाब दे रहे थे कि जनाब आप जो कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ ऑपोजिशन कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुर्सी रखनी है रखें, नहीं रखनी ना रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई थर्ड पावर भी उनसे कुर्सी लेना चाहती है, वापस लेना चाहती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्ट इसका समझें क्या मतलब, क्या समझें? बड़ा सिंपल है। इमरान जिस एजेंडे पे आए हैं, ये उसको करप्शन को ख़त्म करें, ये अब मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करें, इनएफिशिएंसी को ख़त्म करें, तो अगर वो, मैं समझता हूँ फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, अगर वो आगे आते हैं और ऑपोजिशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिकॉज यहाँ ये होता है कि अगर आपका कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर कोई भी एक लीडर चोर होता है, आपने उसके साथ ही खड़े होना है। अगर आपका कोई अकाउंटेबिलिटी लीडर नहीं देता, आप फिर भी उसके साथ खड़े। सो वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? जब डेमोक्रेसीज के अंदर हम बात करते हैं, तो आपने देखा है कि जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स होती हैं, अगर उनका कोई मिनिस्टर इस तरह की कोई चीज करता है, इमीडिएटली नो वन जस्ट स्टैंड्स बिहाइंड हिम। वो जाता है, अगर तो वो जवाब देता है, वो जवाब देगा अपनी किसी स्टैंडिंग कमेटी को, हमारा एक झमघटा पीछे खड़ा हो जाता है कैमरे के ऊपर, वो सारा वो गन कर देता है इनकम्बेंट गवर्नमेंट के ऊपर। यही होता रहा है हमारे साथ। ये नून ने भी किया है, ये पीपल्स पार्टी ने भी किया है, आज ये गवर्नमेंट आई है, आप इनको साथ भी यही कर रहे हो। सो द क्वेश्चन अराइजेस, हम तो लॉन्ग टर्म सोच नहीं रहे ना गुलाम मुर्तजा। यही हमारी आयरनी है और ट्रेजेडी है कि हम बड़ी, हमारी सोच जो है, जैसे हम कहते हैं, बड़ी मायोपिक सोच है। We've got to be thinking much bigger than the borderline discussions and arguments we take. आपने कभी सोचा
कि पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर स्वाय एक दूसरे पे गालियां देने के आप मुझे बताओ कोई नहीं डिस्कशन होती है? नहीं, बिल्कुल आप कोई बात करते हैं संजीदगी से? कोई नहीं करते। नहीं जी, वो ये खा गया, वो ये कर गया, वो ये कर गया। और भाई अगर है तो लेट द अथॉरिटीज डील विद इट। यू कम आउट विद सॉल्यूशंस, यू कम आउट विद दोस सॉल्यूशंस व्हिच एक्चुअली बेनिफिट द पीपल ऑफ द कंट्री, जिस पे हम बात नहीं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, इट वाज एक्चुअली वेरी वंडरफुल एनालिसिस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी चीज़ों के ऊपर, काफ़ी क्लैरिटी हुई आपकी वजह से सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, बल्कि ब्रेक पर नहीं जाते, बात को इधर से शुरू कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि पीटीआई की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें दिन ब दिन तजाद आ रहा है। आप पीआईए की बात करते हैं कि जी पीआईए के अंदर रिफॉर्म्स लानी है, पीआईए को ठीक करना है, पीआईए को मामला करना है, पीआईए का क्या हाल बन गया। इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक और नया नज़रिया आ रहा है कि शायद किसी रिटायर्ड एयरफोर्स के जो लोग हैं उनको लाने की प्लान किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ पायलट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं हो सका। अब क्या हुआ है कि आप टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप टूरिज्म को खोलने की बात कर रहे हैं, और आज क्या किया आपने कि टूरिज्म, जो पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने मुल्क भर में ऑपरेशंस बंद करके मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया है। 400 से ज़्यादा मुलाजमीन भी फारिग कर दी। गो कि दिसंबर से ये खबर फ्लोट कर रही थी कि प्लानिंग की जा रही है, इसके ऊपर लिस्ट बन रही है, स्टे ऑर्डर भी इसके ऊपर चल रहा है। अब हुआ यह है कि पीटीडीसी के मुलाजमीन महकमा की जानिब से लिए गए इस फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज भी है। ऑपरेशन बंद करने और मुलाजमीन को फारिग करने से मुतालिक जो नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके मुताबिक पीटीडीसी ने शुमाली ऑपरेशन बंद कर दिया, और वो सारा टूरिस्ट एरिया और वहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े ज़बरदस्त प्लेस के ऊपर इनके जो मोटेल्स हैं उनमें कहा गया है कि ऑपरेशन बंद करने और मुलाजमीन को निकालने का फैसला मुसलसल माली नुकसान के बायस किया, जो कोरोना वबा के दौरान सियाहती सरगर्मियों में कमी के बायस हो रहा है। अच्छा, पीटीडीसी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला वफाकी हुकूमत और पीटीडीसी बोर्ड ने किया है। हालांकि ये दिसंबर से तकरीबन इसकी खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, इसको कोरोना की साइड पर डाल दिया गया है। अच्छा, जो फारिग होने वाले मुलाजमीन हैं वो मुतल्लिका मैनेजर से वाजिबात वसूल कर सकते हैं। अच्छा, उससे जो होने वाले वो एहतजाज तो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें बगैर वाजिबात अदायगी नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि इसके ऊपर एक पैकेज भी बनाया गया था कि वो दिया जाएगा। 30 से ज़ायद पीटीडीसी मोटल्स बंद कर दिए गए हैं। एक झटके में 400 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया है। तो किस तरह सयाहत को बढ़ाएंगे आप? तो फिर इसका क्या फार्मूला है? आप कह रहे हैं सयाहत को खोलना चाहिए, बार बार एडवाइस कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये तो हुकूमत भी कर रही है, साथ में पीटीडीसी बोर्ड भी कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है, एक तजाद सी बन रहा है, ये कंफ्यूज करता है। अच्छा, मुलाजमीन ने मोटल्स के अलावा जो फ्लैशमैन होटल्स हैं और जो पार्क टूर्स हैं उनको भी बंद कर दिया है। गो के इससे स्टे भी ले रखा है, अदालत ने दे रखा है पीटीडीसी मुलाजमीन की नौकरियों से फरागत पर, लेकिन अब ये ऑर्डर आ चुका है, अब वो फारिग होंगे, अब ये सवाबदीद है, ये सारे मामलात हैं। लेकिन आप एक तरफ मोटेल्स को बंद कर रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट के, दूसरी तरफ सियाहत को खोलने की बातें कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, और अब वक्त था कि आप जो बिल्कुल ज़ीरो हुई जो सियाहत थी उसको ठीक कर लेते और इसको आगे लेकर चलते। लेकिन अब अच्छा, अक्सरियत 20-20 साल से पीटीडीसी के साथ अब अटैच है, वो बेरोजगार हो गए हैं। अब उनको रोजगार, और उन इलाकों के अंदर जो एक दफ़ा होटल के साथ जुड़ा होता है वो उसी के साथ चलता चलता अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है और अपना असासा बना लेता है उन्हीं तनख्वाहों के अंदर। अब वो बेचारे बिल्कुल बेरोजगार हो गए और उन इलाकों में और कोई रोजगार भी नहीं है। अब वो जो प्राइवेट होटल्स हैं उनके अंदर शायद नौकरियां करें, लेकिन वो क्या करेंगे प्राइवेट होटल्स वाले, क्योंकि वहाँ तो टूरिस्ट आ ही नहीं रहे हैं, और जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो ज़ाहिर है अब ऐसे होटल्स में जाना चाहते हैं जहाँ पर SOPs की पूरी अमल दरामद हो और तरीके से वो रह सकें और उधर से घूम फिर सकें। बहुत कम टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, सवात में अगर मिंगोरा से आगे बहरीन, मदीन या आगे मॉडर्न तक चला जाए तो वहाँ पर भी होटल्स वाले परेशान हैं कि यार सड़क बन गई, इतनी ज़बरदस्त बन गई, लेकिन इनको खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। होटल्स अगर खुल भी गए हैं तो वहाँ पर रहने के लिए फिर एक प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पर एक कंट्रोवर्सी सी बनती नज़र आती है कि एक तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, एक तरफ लॉकडाउन कर भी रहे हैं, एक तरफ आप नरमी भी करते हैं, दूसरी तरफ कोरोना फैल भी रहा है, एक तरफ आप केसेस बढ़ भी रहे हैं, दूसरी तरफ टेस्ट भी कम कर रहे हैं। एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हुई है। तो ये इसके ऊपर क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और अब तक ये खबर पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा इस बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना गिरदोनिवाह का बहुत सा ख्याल रखिएगा। SOP पर बहुत ज़्यादा अमल कीजिए, क्योंकि इसी से अब कोरोना के ऊपर काबू पा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती और पता नहीं वो कब आएगी। अल्लाह ने के बाद।
है।